मूवी की शुरुआत होती है 1941 के नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस से। एक शांत सा फार्म हाउस दिखाया जाता है जहां एक डेयरी फार्मर पेरियर लैपेडाइट अपने घर के बाहर लकड़ी काट रहा होता है। उसकी 3 बेटियां कपड़े सुखा रही होती हैं और सब कुछ एक नॉर्मल गांव की जिंदगी जैसा लग रहा होता है। दूर तक हरी घास के खेत और बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट दिखाया जाता है। लेकिन इसी शांति के बीच अचानक दूर से कुछ गाड़ियां आती हुई दिखाई देती हैं। जैसे जैसे गाड़ियां पास आती हैं, फार्मर को समझ आ जाता है कि ये नाजी सोल्जर्स की गाड़ियां हैं। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगती है। बेटियां भी घबराकर घर के अंदर चली जाती हैं। माहौल एकदम सीरियस हो जाता है, क्योंकि उस वक्त नाजीज का नाम ही लोगों के लिए डर का कारण था। थोड़ी देर बाद नाजी सोल्जर्स फार्म हाउस के बाहर रुकते हैं और उनके साथ आता है एक ऑफिसर जिसका नाम है कर्नल हांस लांडा। ये ऑफिसर बहुत ही काम और कॉन्फिडेंट नजर आता है। वो फार्मर से पोलाइटली मिलता है और कहता है कि वो बस कुछ क्वेश्चंस पूछने आया है। उसका बिहेवियर बहुत फ्रेंडली होता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी डेंजरस फीलिंग भी होती है। हांस लांडा घर के अंदर बैठने की परमिशन मांगता है और लापेडाइट मजबूरी में उसे अंदर बुला लेता है। घर के अंदर ऑफिसर टेबल पर बैठता है और एक ग्लास फ्रेश मिल्क मांगता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन एनवायरनमेंट में टेंशन क्लियरली महसूस हो रही होती है। अब ऑफिसर अपनी असली वजह बताता है। वो फार्मर से कहने लगता है कि नाजीज को शक है कि इस एरिया में कुछ जूइश फैमिलीज छुपी हुई हैं। ऑफिसर का तरीका बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वो सीधा अक्यूज नहीं करता, बल्कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के थ्रू सच निकालने की कोशिश करता है। कभी वो फ्रेंच में बात करता है, कभी इंग्लिश में बात करता है। उसकी बातें सुनकर लगता है जैसे वो सब कुछ ऑलरेडी जानता हो। फार्मर बार बार कहता है कि उसे किसी जूइश फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ऑफिसर उसके आंसर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करता रहता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझने की कोशिश करता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच। आखिरकार प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि फार्मर टूट जाता है। वो चुपचाप फ्लोर की तरफ इशारा कर देता है, जिससे ऑफिसर को सब समझ आ जाता है। तुरंत ही ऑफिसर अपने सोल्जर्स को सिग्नल देता है और सोल्जर्स फ्लोर पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में नीचे छुपी ज्यूइश फैमिली पर गोलियों की बारिश हो जाती है। ज्यादातर लोग वहीं मर जाते हैं। लेकिन इसी केओस के बीच एक लड़की जिसका नाम शोशाना है, वो किसी तरह बचकर बाहर निकलती है। वो अपनी जान बचाने के लिए खेत की तरफ भागना शुरू कर देती है। ऑफिसर दूर खड़ा उसे देख रहा होता है और अपनी पिस्टल से एम भी करता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो गोली नहीं चलाता। वो बस उसे भागते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और लड़की वहां से जिंदा बचकर निकल जाती है। शोशाना के भागकर बचने के बाद अब सीन शिफ्ट होता है नाजी ऑक्यूपाइड यूरोप के एक जंगल एरिया में। यहाँ हमें मिलता है हमारा हीरो, जो एक अमेरिकन ऑफिसर है जिसका नाम है एल्डो रेन। एल्डो रेन अपने सोल्जर्स के सामने खड़ा होता है। वो सोल्जर्स को क्लियरली बोलता है कि उन्हें नाजीज के खिलाफ वॉर लड़ना है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि वो एक खतरनाक लीडर है जो किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद हमें एल्डो रेन की स्पेशल टीम दिखाई जाती है, जिनका नाम द बैस्टर्ड्स होता है। ये टीम स्पेशली नाजी सोल्जर्स को मारने के लिए बनाई गई होती है। एल्डो अपने सोल्जर्स को एक रूल बताता है कि हर सोल्जर को कम से कम 100 नाजी स्कैल्प्स लेकर आने होंगे। ये सुनते ही सब सोल्जर्स सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि ये मिशन नॉर्मल वॉर मिशन से काफी अलग होता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक फॉरेस्ट एरिया में, जहां एल्डो रेन और उसकी बास्टर्ड्स टीम अपना पहला हंटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ जर्मन सोल्जर्स मिल जाते हैं, जिन्हें वो अटैक करके कैप्चर कर लेते हैं। ये मोमेंट दिखाता है कि बास्टर्ड्स कितने अग्रेसिव और रूथलेस हैं। नाजी सोल्जर्स को पकड़ने के बाद एल्डो रेन उनसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। ये सोल्जर्स अब बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके होते हैं, क्योंकि बास्टर्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। नाजीज के चेहरों पर डर साफ दिख रहा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये लोग नॉर्मल सोल्जर्स नहीं हैं। एल्डो रेन आगे बढ़कर उन कैप्चर्ड सोल्जर्स के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे पूछता है कि उनका कमांडर कौन है और वो किस यूनिट से बिलोंग करते हैं। नाजी सोल्जर्स में से एक ऑफिसर हिम्मत करके जवाब देता है, लेकिन वो डर रहा होता है। अब एल्डो रेन कैप्चर्ड नाजी सोल्जर्स को एक वार्निंग देता है। वो उन्हें बताता है कि वो लोग एक स्पेशल अमेरिकन यूनिट हैं, जिनका काम सिर्फ नाजीज का शिकार करना है। एल्डो अपनी टीम की रेपुटेशन के बारे में भी बताता है और क्लियरली कहता है कि वो लोग एनिमी के साथ कोई मर्सी नहीं दिखाते। एल्डो कहता है कि अगर नाजीज कोऑपरेट करेंगे तो शायद उन्हें थोड़ा कम पेन मिलेगा,
लेकिन अगर उन्होंने झूठ बोला तो उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। ये वार्निंग सुनकर कैप्चर्ड सोल्जर्स और ज्यादा घबरा जाते हैं। अब एल्डो कैप्चर्ड नाजी ऑफिसर को लास्ट चांस देता है और उससे पूछता है कि क्या वो जर्मन आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन देने को रेडी है, लेकिन वो ऑफिसर अपने प्राइड के चलते इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है। ये सुनते ही हीरो बेयर ज्यू को सिग्नल देता है। वो अपने बेसबॉल बैट से उस नाजी ऑफिसर को मार देता है। बाकी कैप्चर्ड नाजीज ये सब देखकर शॉक और डर से कांपने लगते हैं। ऑफिसर को मारने के बाद हमारा हीरो कैप्चर्ड नाजी सोल्जर को जिंदा छोड़ने का डिसीजन लेता है, लेकिन उसे छोड़ने से पहले एल्डो एक स्पेशल पनिशमेंट देता है। वो कहता है कि अगर इस सोल्जर को बस ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो वापस जर्मन आर्मी में जाकर फिर से नाजी यूनिफॉर्म पहन लेगा। इसलिए एल्डो अपने नाइफ को निकालता है और उस सोल्जर के फोरहेड पर एक बड़ा सा स्वास्तिका कार्व कर देता है। एल्डो का प्लान सिंपल होता है। जब ये सोल्जर्स वापस अपने लोगों के पास जाएंगे तो उनका चेहरा देखकर सबको पता चल जाएगा कि बास्टर्ड्स का डर कितना रियल है। इसी मोमेंट के साथ बास्टर्ड्स का टेरर नाजी आर्मी के बीच फैलना शुरू हो जाता है। अब स्टोरी कुछ साल आगे बढ़ जाती है और सीन शिफ्ट होता है पेरिस सिटी में। यहाँ हमें पता चलता है कि जो लड़की फार्म से भाग गई थी, यानी शोसाना, एक नई जिंदगी जी रही है। अब वो अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर एक नया नाम यूज कर रही होती है, जिससे कोई उसका पास्ट ना जान सके। अब वो पेरिस में एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही होती है। हमें पता चलता है कि शोसाना पेरिस में एक सिनेमा थिएटर चलाती है। थिएटर में रोज लोग मूवीज देखने आते हैं और शोसाना उन सबको मैनेज करती है। उसका असिस्टेंट मार्सेल भी उसके साथ थिएटर में काम करता है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन शोसाना के अंदर उसके पास्ट की मेमोरीज अब भी जिंदा होती हैं। उसे पता होता है कि दुनिया में नाजीज अब भी पावरफुल हैं और कभी भी उसका पास्ट सच्चाई सामने आ सकता है। इसी बीच स्टोरी में एक नया कैरेक्टर एंटर होता है, जिसका नाम होता है फ्रेडरिक जोलर। जोलर एक जर्मन ऑफिसर होता है जो वॉर में अपनी ब्रेवरी के लिए फेमस हो चुका होता है। उसने बैटलफील्ड में बहुत सारे एनिमी सोल्जर्स को मारकर जर्मन आर्मी के लिए एक हीरो की इमेज बना ली होती है। इसलिए नाजीज उसे एक वॉर हीरो की तरह जानती है। जब वो पेरिस में आता है तो लोग उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि उसकी जंग की कहानियां हर जगह फेमस हो चुकी होती हैं। एक दिन शोसाना एक कैफे में बैठी होती है, तभी ऑफिसर उसे वहां देख लेता है। जोलर तुरंत उसके पास जाकर बात करना शुरू करता है। शुरू में शोसाना उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो किसी नाजी सोल्जर से बात नहीं करना चाहती। लेकिन जोलर शोसाना से बात करने लगता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। शोसाना पोलाइटली उसकी बात सुनती जरूर है, लेकिन उसके अंदर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, क्योंकि उसे पता है कि सामने बैठा आदमी एक नाजी ऑफिसर है। अब नाजी मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स एक स्पेशल फिल्म प्रीमियर प्लान करता है। ये फिल्म होती है नेशंस प्राइड, जो बेसिकली फ्रेडरिक जोलर की वॉर स्टोरी पर बेस्ड होती है। इस मूवी में जोलर को एक हीरोइक सोल्जर के रूप में दिखाया गया होता है, जिन्होंने बैटलफील्ड में हंड्रेड्स ऑफ एनिमी सोल्जर्स को मार दिया था। गोबल्स चाहता है कि इस फिल्म का प्रीमियर बहुत ग्रैंड तरीके से हो, ताकि नाजी प्रोपेगेंडा और स्ट्रांग हो सके। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस प्रीमियर में जर्मनी के सबसे बड़े नाजी लीडर हिटलर भी प्रेजेंट होंगे। फ्रेडरिक जोलर को पता चलता है कि शोसाना पेरिस में एक सिनेमा थिएटर चलाती है। ये बात सुनते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस फिल्म का प्रीमियर शोसाना के थिएटर में ही होना चाहिए। जब शोसाना को यह न्यूज़ मिलती है तो वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब उसके थिएटर में नाजीज के सबसे पावरफुल लोग आने वाले होते हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता चलता है कि नाजी लीडर्स एक जगह पर एक फिल्म प्रीमियर के लिए जमा होने वाले हैं। ये उनके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है। इसलिए ब्रिटिश ऑफिसर्स एक सीक्रेट मिशन प्लान करते हैं, जिसका नाम होता है ऑपरेशन कीनो। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव होता है नाजी लीडरशिप पर एक पावरफुल अटैक करना। ब्रिटिश इंटेलिजेंस डिसाइड करती है कि वो एल्डो रेन और उसकी बास्टर्ड्स टीम को इस मिशन में इंक्लूड करेगी। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो एक ही जगह पर जर्मनी के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हिटलर को खत्म किया जा सकता है। ऑपरेशन कीनो को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस एक ऑफिसर को चूज करती है, जिसका नाम होता है लेफ्टिनेंट आर्ची हिकॉक्स। हिकॉक्स पहले एक फिल्म क्रिटिक हुआ करता था और मूवीज के बारे में उसे काफी नॉलेज होती है। इसी वजह से उसे इस मिशन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट माना जाता है। हिकॉक्स को जर्मन लैंग्वेज भी काफी अच्छी आती है और वो जर्मन कल्चर को भी समझता है। मिशन के लिए उसे एक जर्मन ऑफिसर की आइडेंटिटी दी जाती है, ताकि वो नाजीज के बीच इजीली घुल मिल सके।
अब उसका काम होता है बास्टर्ड्स टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना और ऑपरेशन कीनो को सक्सेसफुली कंप्लीट करना। अब हिकॉक्स और बास्टर्ड्स टीम को एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट दिया जाता है। ये कॉन्टैक्ट होती है एक फेमस जर्मन एक्ट्रेस जिसका नाम होता है ब्रिजिट वॉन हैमर्समार्क। बाहर से वो एक ग्लैमरस फिल्म स्टार लगती है, लेकिन सीक्रेटली वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए स्पाई का काम कर रही होती है। ब्रिजिट नाजीज के हाई सोसाइटी सर्कल में इजीली एंट्री ले सकती है, इसलिए उसकी हेल्प ऑपरेशन कीनो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लान ये होता है कि बास्टर्ड्स टीम उससे सीक्रेटली मिलेगी और आगे के मिशन डिटेल्स डिस्कस करेगी। ये मीटिंग उनके पूरे प्लान का एक क्रूशियल स्टेप बनने वाली होती है। वो हेरोइन बास्टर्ड्स को एक सीक्रेट मीटिंग प्लेस बताती है जहां वो सब सेफली मिल सकते हैं। ये जगह होती है एक छोटा सा बेसमेंट। यहाँ पर यूजुअली जर्मन सोल्जर्स ड्रिंक करने आते हैं। प्लान ये होता है कि हिकॉक्स और कुछ बास्टर्ड्स, जर्मन ऑफिसर्स और हेरोइन वहां उनसे मिलकर आगे का स्ट्रैटेजी डिस्कस करेगी। सब कुछ केयरफुली प्लान किया जाता है ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन सबको पता होता है कि अगर जरा सी भी गलती हो गई तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। ये एक छोटा सा बार होता है जो ग्राउंड के नीचे बना हुआ है और यहाँ जर्मन सोल्जर्स आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। हिकॉक्स और उसकी टीम भी एक टेबल पर बैठ जाती है ताकि वो नॉर्मल कस्टमर्स की तरह बिहेव कर सके। थोड़ी देर बाद जर्मन एक्ट्रेस भी वहां आ जाती है और उनके साथ बैठकर बात करने लगती है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग सीक्रेटली ऑपरेशन कीनो के बारे में डिस्कस करने वाले होते हैं। बार में हर तरफ जर्मन सोल्जर्स की आवाज और लाफ्टर सुनाई दे रहा होता है। जब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, तभी एक जर्मन ऑफिसर उनकी टेबल पर आ जाता है। ये ऑफिसर होता है मेजर हेलस्ट्रॉम, जो जर्मन आर्मी का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है। वो नोटिस करता है कि हिकॉक्स और उसके साथी थोड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ बैठकर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। शुरू में वो फ्रेंडली लगता है, लेकिन उसके क्वेश्चंस धीरे धीरे सस्पिशियस होने लगते हैं। हिकॉक्स और उसकी टीम नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि उन पर कोई शक न हो, लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे अनकंफर्टेबल होने लगती है। कॉन्वर्सेशन के दौरान हेलस्ट्रॉम उनसे ड्रिंक्स ऑर्डर करने के लिए पूछता है। तब हिकॉक्स बारटेंडर को सिग्नल करते हुए 3 ड्रिंक्स ऑर्डर करता है, लेकिन वो अपनी फिंगर्स से जो जेस्चर करता है वो ब्रिटिश स्टाइल होता है। हेलस्ट्रॉम तुरंत इस छोटी सी डिटेल को नोटिस कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि सामने बैठा आदमी असली जर्मन ऑफिसर नहीं है। ये एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक होती है, लेकिन इसी से पूरा सिचुएशन डेंजरस हो जाता है। हेलस्ट्रॉम अब और ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है और हिकॉक्स को डायरेक्टली क्वेश्चन करने लगता है। जैसे ही टेंशन अपने पीक पर पहुंचती है, हेलस्ट्रॉम ओपनली हिकॉक्स को कन्फ्रंट कर देता है। अब सबको समझ आ जाता है कि उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन अचानक ही सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक ब्रूटल शूटआउट स्टार्ट हो जाता है। बेसमेंट में हर तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। जर्मन सोल्जर्स और बास्टर्ड्स एक दूसरे पर फायर करने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में पूरा बार केओस में बदल जाता है और कई लोग वहां मारे जाते हैं। शूटआउट खत्म होने के बाद जमीन पर कई सोल्जर्स और सिविलियंस की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। इस केओटिक सिचुएशन में सिर्फ एक्ट्रेस किसी तरह जिंदा बच जाती है। वो इंजर्ड होती है, लेकिन फिर भी किसी तरह वहां से निकलने में सक्सेसफुल हो जाती है। अब ऑपरेशन कीनो का पूरा प्लान बिगड़ चुका होता है और बास्टर्ड्स टीम को अब नया तरीका सोचना था ताकि वो अपना मिशन कंप्लीट कर सकें। थोड़ी देर बाद एल्डो रेन और उसकी बास्टर्ड्स टीम को पता चलता है कि एक्ट्रेस ही अब उनका इकलौता कॉन्टैक्ट है जो मिशन को आगे बढ़ा सकती है। वो लोग सीक्रेटली उससे मिलते हैं और उसकी हेल्प से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। ब्रिजिट उन्हें बताती है कि नाज़ीज़ को अभी तक पूरी सच्चाई का पता नहीं चला है, इसलिए अगर वो केयरफुली प्लान करें तो मिशन अभी भी पॉसिबल है। फिल्म नेशंस प्राइड का ग्रैंड प्रीमियर। ये इवेंट नाज़ी प्रोपेगेंडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जर्मनी के सबसे पावरफुल लीडर्स को भी इस प्रीमियर में बुलाया जाता है और एक एक करके हाई रैंकिंग नाज़ी ऑफिसर्स वहां पहुंचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद खुद अडोल्फ हिटलर भी थिएटर में एंट्री करता है। उसके साथ जोसेफ गोबल्स और कई बड़े नाज़ी कमांडर्स भी वहां प्रेजेंट होते हैं। ये सब लोग अपनी प्रोपेगेंडा फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आज की रात उनके लिए कितनी डेंजरस होने वाली है। दूसरी तरफ शोशाना भी अपना एक सीक्रेट प्लान बना चुकी होती है। जब उसे पता चलता है कि उसके थिएटर में नाज़ी लीडर्स एक साथ गैदर होने वाले हैं, तब उसके दिमाग में एक रिवेंज का आइडिया आता है। शोशाना डिसाइड करती है कि वो इसी इवेंट का यूज करके नाज़ी से अपने फैमिली के मर्डर का बदला लेगी।
थिएटर के प्रोजेक्शन रूम में बहुत सारे फिल्म रील्स रखे होते हैं जो बहुत जल्दी और बहुत तेज आग पकड़ लेते हैं। शोशाना और उसका असिस्टेंट मार्शल मिलकर प्लान बनाते हैं कि प्रीमियर के दौरान थिएटर के सारे दरवाजे बंद कर देंगे और थिएटर को आग लगा दी जाएगी ताकि अंदर बैठे सब नाजी लीडर्स वहां से बचकर ना निकल सकें। ये प्लान बहुत रिस्की होता है, लेकिन शोशाना के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिवेंज होने वाला होता है। इसी वक्त एल्डो रेन और उसकी बास्टर्ड्स टीम भी अपना प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए थिएटर पहुंचती है। क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, इसलिए वो लोग एक नया प्लान यूज करते हैं। बास्टर्ड्स इटालियन फिल्म मेकर्स बनकर थिएटर में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। उनका गोल होता है थिएटर के अंदर पहुंचकर नाजी लीडर्स के पास तक जाना और फिर अपना अटैक एग्जीक्यूट करना। लेकिन इस प्लान में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कर्नल हांस लैंडा, जो वहां सिक्योरिटी को पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसी बीच हंस लैंडा को कुछ क्लूज मिल जाते हैं, जिससे उसे शक हो जाता है कि जर्मन एक्ट्रेस किसी सीक्रेट मिशन में इन्वॉल्व है। लैंडा उसे अलग रूम में ले जाता है और उसे कामली बात करना शुरू करता है। पहले वो फ्रेंडली टोन में क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातों से पता चल जाता है कि उसे ऑलमोस्ट सब सच पता चल चुका है। एक्ट्रेस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन लैंडा उसकी एक्टिंग से कन्विंस नहीं होता। आखिर में वो अचानक वायलेंट हो जाता है और एक्ट्रेस को वहीं पर मार देता है। थिएटर के अंदर फिल्म शुरू हो चुकी होती है और सब नाजी लीडर्स बड़े इंटरेस्ट के साथ मूवी देख रहे होते हैं। इसी दौरान अचानक स्क्रीन पर फिल्म रुक जाती है और एक नया फुटेज प्ले होने लगता है। स्क्रीन पर शोशाना का चेहरा दिखाई देता है और वो डायरेक्टली ऑडियंस को अपना मैसेज देती है। वो अनाउंस करती है कि जो लोग थिएटर में बैठे हैं वो सब एक ट्रैप में फंस चुके हैं। नाजी लीडर्स को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। थिएटर के अंदर लोग पैनिक में इधर उधर देखने लगते हैं। जब शोशाना का वीडियो चल रहा होता है, तब मार्सेल थिएटर के अंदर पहले से रखे नाइट्रेट फिल्म रील्स को आग लगा देता है। नाइट्रेट फिल्म बहुत ही जल्दी फायर पकड़ती है और कुछ ही सेकंड्स में थिएटर के अंदर आग फैलने लगती है। इसी वक्त बास्टर्ड्स टीम भी अपना अटैक स्टार्ट कर देती है। दोनों बास्टर्ड्स बालकनी से मशीन गन्स से फायरिंग करते हैं और थिएटर में बैठे नाजी लीडर्स पर गोलियां चलाने लगते हैं। एडोल्फ हिटलर और उसके साथ बैठे ऑफिसर्स भी इस अटैक का शिकार बन जाते हैं। आग और गन फायर के बीच पूरा थिएटर एक डेडली केओस में बदल जाता है। कुछ ही मोमेंट्स में पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट के साथ कोलैप्स हो जाती है। थिएटर के ब्लास्ट से पहले हांस लैंडा सीक्रेटली एल्डो रेन और उसके एक साथी को कैप्चर कर लेता है, लेकिन लैंडा एक डील प्रपोज करता है। वो कहता है कि अगर उसे सेफ पैसेज मिल जाए और वॉर के बाद उसे हीरो की तरह ट्रीट किया जाए तो वो बास्टर्ड्स को हिटलर के असैसिनेशन का क्रेडिट लेने देगा। एल्डो रेन मजबूरी में उसकी डील एक्सेप्ट करता है और लैंडा को सरेंडर करने देता है। लेकिन जब एल्डो रेन और उसकी टीम हंस लैंडा को कस्टडी में ले जा रहे होते हैं, तब एल्डो एक फाइनल डिसीजन लेता है। वो कहता है कि वो लैंडा को बस ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। एल्डो अपना नाइफ निकालता है और लैंडा के फोरहेड पर एक बड़ा सा स्वास्तिका निकालता है। ये सिंबल उसकी जिंदगी भर के लिए एक परमानेंट मार्क बन जाता है, ताकि वो कभी भी अपनी नाजी आइडेंटिटी छुपा ना सके। नाइफ से मार्क बनाते वक्त एल्डो कामली कहता है कि शायद ये उसका मास्टरपीस हो सकता है। इसी पावरफुल सीन के साथ फिल्म की एंडिंग हो जाती है।